हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा उड़ाएंगे। हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी में सने। आप अंग्रेजी शब्दों का देहातीकरण कर लेते हैं, ये कहाँ से आया? मैं वही सब वसूल करता हूँ, कुछ उनको भी झटका देता हूँ। उन्होंने हमसे बहुत कुछ लिया है, थोड़ा बहुत झटका उनको भी देना जरूरी तो रिश्ता बनाने की जो आपकी कैपेसिटी यानी क्षमता है, ये कहाँ से डेवलप होती है? फिर भी उस समाज में रहते हुए आप कितना उस व्यवस्थाओं से लड़ने का अभ्यास आप में आया है, तो आप में उदारता है कि आप सब में जुड़ना सबसे चाहेंगे। ठीक बात और है। फिर जब आप जुड़ना चाहेंगे, आपकी मनोवृत्ति है जुड़ने की दुनिया से अगर, तो उसके टूल्स के रूप में, उपकरण के रूप में एक भाषा भी एक बहुत बड़ा उपकरण है। कि हम सभी बनते गए रील बनाने वाले लड़के। क्या रील बनाने वाले लड़कों से कोई दिक्कत है नीलोत्पल को? जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम अपने दादा जमाने में ना, हमारे जो पिताजी थे, उनके पिताजी चवन्नी में घी खरीद के ले आते थे, तो ये आप क्या अपने पोते को हतोत्साहित कर रहे हैं? आप उसको बता रहे हैं कि एक जमाना ऐसा भी था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले। नीलोत्पल जी ने क्रांति की कि मैं सर पर तो गमछा बांधूंगा और सर पर गमछा बांध करके मैं इसके न जाने कितने संदेश पूरे हिंदुस्तान को दूंगा। मैं अब गमछा वहीं लेके जाता हूँ जहाँ मैं पैसा लेता हूँ। अगर आप अभी मुझे पेड करेंगे तो मैं तुरंत गमछा मंगवा लेता हूँ। लगता था कि ते सुल्तान। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। उसकी शख्सियत मिट्टी जैसी है, उसके अल्फाज, उसके शब्द। कहते हैं ना कि जो गीली मिट्टी है उसकी सौंधी खुशबू जैसी है। रील बनाने वाले लड़कों को वो मतवाला बनाता है, युवा पीढ़ी को कभी डार्क हॉर्स तो कभी यार जादूगर पढ़ाता है। जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत के शब्द हैं उसका देहातीकरण उसे खूब भाता है। कभी डॉक्टर बाबू तो कभी रिजल्टवा या फिर सेंट्रो जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर जाता है। एक ऐसी शख्सियत जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों पर प्यार बरसाता है। यूपी और बिहार के लड़के उसके दीवाने हैं। नाम नीलोत्पल मृणाल। झारखंड के दुमका से आने वाली एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे भारत में अपना लोहा मनवाया। जो शब्दों का जादूगर तो है, कभी कवि बनकर कभी उपन्यासकार बनकर हमारे और आपके दिल में न जाने कब उतर गया, पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार मिला तो पूरे हिंदुस्तान ने कहा कि अरे ये लड़का, ये वही है ना औघड़ वाला, ये वही है ना डार्क हॉर्स वाला, ये वही है ना जिसने यार जादूगर पढ़ाया है। नीलोत्पल मृणाल नाम तो आप जानते होंगे ना। और जैसे ही ये नाम मेरी ज़बान पर आया, यकीनन आप ये भी कहते होंगे कि शब्दों की इतनी फिजूल खर्ची मैं क्यों कर रहा हूं जब शब्दों का खजांची ही मेरे पास में बैठा हो। नीलोत्पल मृणाल मेरे साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नीलोत्पल जी, अपना बेशकीमती समय आपने दिया है। हालांकि पिछले कई महीने से मैं भी बहुत बार कोशिश कर रहा था और आपकी भी कोशिश थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये पॉडकास्ट नहीं हो पाया। मेरा पहला सवाल तो यही है कि नीलोत्पल अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? एक उपन्यासकार, एक कवि, एक हिंदुस्तानी, एक राष्ट्रवादी, क्या कहलवाना पसंद करते हैं नीलोत्पल की नज़र से? और नीलोत्पल की नज़र में खुद नीलोत्पल क्या है? पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपने जिस तरह से मेरा परिचय दिया। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग खुद इतने खूबसूरत और इतने सकारात्मक होते हैं कि वो आदमी तो छोड़िए, अगर वो करैत साहब का भी परिचय देंगे तो भी इतने अदब से, इतनी संजीदगी से देंगे कि चमचमाते चमड़ी के स्वामी, अपने लहरिया चाल से हाथी का पसीना छुड़ा देने वाले और अपने विष से कई को मोक्ष प्रदान करने वाले, हे नागराज, हे करैतराज, मैं आपको आवाज़ देता हूँ कि आए पॉडकास्ट में, आप हमसे कुछ हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अब करैत कोई भ्रम हो जाएगा कि मैं भला हूँ, मैं विष रहित हूँ, मैं तो अमृत बांटता हूँ। तो अभी मेरी हालत वैसी ही है कि एक साधारण मामूली से आदमी का आपने जिस तरह परिचय कराया कि मैं अभी उससे जितनी जल्दी निकल जाऊँ उतना मेरे भी स्वास्थ्य के लिए और मेरी मनोदशा के लिए बेहतर है। लेकिन ये अगर कोई आपके बारे में कोई अच्छी बात कहता है तो ये सामने वाले की अपनी उपलब्धि नहीं है, बल्कि जो कर रहा है उनका संस्कार है। तो ये आपका संस्कार है कि आप किसी व्यक्ति को कितनी उदारता के साथ और बड़प्पन के साथ सम्मान देते हैं। दूसरी बात
कि नीलोत्पल जो है वो एक, जब आप ऑप्शन आपने लगा दिया ऐसा कि उसमें एक ऑप्शन हिंदुस्तानी और राष्ट्रवादी का है, तो कोई भी व्यक्ति अगर नागरिक के तौर पे अपने आप को देखता है तो उसके लिए सबसे अच्छी परिभाषा एक नागरिक की होती है। वो जो जिस देश में रहता है वो देश उसकी पहचान हो, उस देश के बारे में वो सोचे, और मैं बतौर लेखक उसकी बात कहूँ, देश की समस्याओं पर भी बोलूँ, जो जटिलताएं हैं उसको खोल के कविताओं में दिखाऊं, उपन्यास में दिखाऊं। तो नीलोत्पल एक ऐसा साधारण कलम जो भारतीय है और भारत पर लिखता है और भारत की भाषा में लिखता है। साधारण होने के साथ साथ नीलोत्पल सहज भी हैं और नीलोत्पल सरल भी हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि नीलोत्पल की बातों से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, और जब मैं नीलोत्पल की नज़र से जब डार्क हॉर्स की तरफ लेकर के जाता हूं, तो मैं समझना ये चाहूंगा कि नीलोत्पल जब डार्क हॉर्स के संतोष की बात करते हैं, वो संतोष कौन है? अगर मैं अपने आप में ढूंढने की कोशिश करूं तो संतोष कौन है? और औघड़ के बिरंची में अगर मैं अपने आप को और अपने हिंदुस्तान को या फिर समूचे देश को अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो कौन है? संतोष और बिरंची को मैं ढूंढने की कोशिश हालांकि आपके उपन्यास में भी कर चुका हूं, लेकिन एक बार अगर आप बताएं कि मैं अपने लिए उसे कहां पर ढूंढूं और कहां पर पाऊं। देखिए, मैं एक बतौर रचनाकार एक बात कहना चाहूँगा कि एक रचनाकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस बात के लिए बड़ा सजग रहना चाहिए कि उसके जो पात्र हों वो बहुसंख्यक भावनाओं का प्रतिनिधि हों। बहुसंख्यक भावनाओं का प्रतिनिधि का मतलब बहुसंख्यक, हालांकि इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इतना रूढ़ कर दिया गया है, इसलिए मैं उसको स्पष्ट करूं कि अधिक से अधिक लोग उसमें अपना अक्स देखें। यानी कि एक आम आदमी की झलक, आपका पात्र आम आदमी की पीड़ा का प्रतिनिधि हो, आम आदमी की खुशी का ध्वजवाहक भी हो सकता है, आम आदमी के हर्ष का उद्घोषणा भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी के दुख और विद्रोह की आवाज भी हो सकता है। तो जितना उसका सामान्यकरण, सरलीकरण किया जाएगा, उतना वो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ेगा। तो एक लेखक को हमेशा सुपर हीरो लेके नहीं आना चाहिए, वो फिल्मों का काम है कि वो क्रिस लेके आ रहा है, वो शक्तिमान लेके आ रहा है। भारतीय गांव से निकली हुई कोई कलम जो हिंदी में लिखती हो या जो अपनी भाषा में लिखती हो, उसके पास सुपर हीरो स्याही से बह के बाहर नहीं आनी चाहिए। उस स्याही से आपकी पीड़ा निकल के आएगी जी। उस जिसको आप गांव की मिट्टी कह रहे हैं, वो मिट्टी लाई कहीं से नहीं गई है, वो आयातित मिट्टी नहीं है, वो आप उसी से बने हैं। तो जब भी आप पिघलेंगे क्रोध में, विद्रोह में, क्षुब्धता में, तो पन्ने पर वही मिट्टी आएगी। जब भी आप हर्ष में, खुशी में, उत्साह में उड़ेंगे तो मिट्टी अबीर बन के उड़ेगा। यही बात है। अच्छा, जब आप एक हर्ष का उद्घोष करते हैं और उस मिट्टी को उड़ाने की कोशिश करते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो शुरू में मैंने एक बात का जिक्र किया कि आप बहुत ही खूबसूरती के साथ में और बहुत ही माफ़ी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत ही चपलता के साथ में आप अंग्रेज़ी शब्दों का देहातीकरण कर लेते हैं, और वो इतना सुंदर लगता है। अगर सुने तो वाकपटु लगता है, और अगर उसे पढ़ें तो ऐसा लगता है ना कि क्या ही मज़ा आ गया पढ़ करके। और कभी कभी ऐसा लगता है, यही बात तो मैं कहना चाहता था, जैसे कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का जो आपने देहातीकरण किया है, रिजल्टवा, कैंडेटियाना, डॉक्टर बाबू, संट्रोकार, पॉलिटिक्स से, ये कहाँ से आया? अंग्रेजों ने हमारा बहुत कुछ नुकसान किया है, मैं वही सब वसूल करता हूँ, कुछ उनको भी झटका देता हूँ। उन्होंने हमसे बहुत कुछ लिया है, थोड़ा बहुत झटका उनको भी देना जरूरी तो ये वसूली जनरल डायर से है, लॉर्ड माउंटबेटन से है, ईस्ट इंडिया या पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी से है ये उस पूरी कंपनी से है और उस कंपनी की संस्कृति से है। उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी इतनी ताकतवर भाषा है जी कि दुनिया के किसी भी भाषा के शब्द को आप हिंदी में अनुकूलित तरह से घोल सकते हैं। अगर आप फ्रेंच बोलिए, फ्रेंच के बीच में भोजपुरी बोल दीजिएगा तो पकड़ में आ जाएगा, खटकेगा ना। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एक फ्रेंच के बीच में भोजपुरी का शब्द कैसे लाएंगे, क्योंकि उस भाषा के पास उतनी तरलतम घुलन क्षमता ही नहीं है। वाह। आप अंग्रेजी के बीच में भोजपुरी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी नहीं डाल सकते हैं। वो आपको बिल्कुल लगेगा कि दोनों अलग अलग है, वो पानी और नमक अलग है। हाँ। लेकिन हिंदी की घुलनशीलता है कि हिंदी तो पहले हिंदी कहाँ, हिंदी तो उर्दू है, हिंदी तो फारसी भी है, हिंदी तो अपने सारे हिंदुस्तान की लोक भाषाओं का समुच्चय है। हाँ। तो जिस भाषा के मूल में ही सामूहिकता, समुच्चयता है, जिस भाषा का निर्माण ही सबसे मिलकर हुआ है, उस भाषा की ताकत समझिए।
इसलिए अगर मैं हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का जब सरलीकरण करके उसको मैं लोक की तरफ ले जाता हूँ तो वो अच्छा देता। आपने कहा मजा आता है, हाँ। ये जो मजा है ये इसकी ताकत है हिंदी की। मैं सिर्फ इसी का इस्तेमाल करता हूँ, सदुपयोग करता हूँ। जानते हैं नीलोत्पल जी, मैं अपनी शख्सियत को बहुत बार इस लायक नहीं मानता, और मैं शायद बहुत छोटा इंसान हूँ। अगर मैं भारतेंदु हरीशचंद्र की बात करूँ, मैं अपने आप को वहाँ पर भी बहुत छोटा पाता हूँ जहाँ पर मैं रांगी राघव की बात करूँ, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की बात करूँ, फणीश्वर रेणु की बात करूँ। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि हिंदी का घोलना, मैं समकालीन ही बहुत बार आदर्शों को तलाश करने की कोशिश करता हूं, और इन समकालीन आदर्शों में कम से कम भाषा के आदर्श के तौर पर आपको भी मैं देखता हूं। ये मुझे कहने में किसी भी तरह का गुरेज नहीं है। जब हिंदी को घोलने की बात करते हैं तो आप हिंदी को ऐसा घोलते हैं जिसमें मज़ा भी आता है, आप हिंदी को ऐसा घोलते हैं जिसमें व्यंग्य भी होता है, आप हिंदी को ऐसा घोलते हैं जिसमें एक कनेक्टिविटी होती है, एक रिश्ता सा बन जाता है। यूपी बिहार वाले लड़के आपके साथ में रिश्ता बना लेते हैं, यूपीएससी का ख्वाब देखने वाले लड़के आपके साथ में रिश्ता बना लेते हैं। ये रिश्ता बनाने की का जो तरीक़ा है, या रिश्ता बनाने का जो ज़रिया है, रिश्ता बनाने कि जो आपकी कैपेसिटी यानी क्षमता है, ये कहाँ से डेवलप होती है? ये वही मैं कह रहा हूँ, भाषा के लचीलेपन से आती है और पृष्ठभूमि की उदारता से आती है। आपका सामाजिक जीवन अगर कट्टरता से मुक्त है, जहाँ पर आप सामाजिक भेदभाव खींचतान का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके विरोध के मोर्चे पर आप खड़े रहें। क्योंकि मैं तो नहीं कहूँगा मैं एब्सोल्यूट सोसाइटी से आया हूँ जहाँ जातिवाद नहीं है, जहाँ लिंग भेद नहीं है, जहाँ किसानी मजदूरी की समस्या नहीं है, जहाँ पे आर्थिक समस्या नहीं है। वो तो सब है, और हम लोग तो एक ही तरह के समाज के हिस्से हैं। लेकिन फिर भी उस समाज में रहते हुए आप कितना उस व्यवस्थाओं से लड़ने का अभ्यास आप में आया है, तो आप में उदारता है कि आप सब में जुड़ना सबसे चाहेंगे। और फिर जब आप जुड़ना चाहेंगे, आपकी मनोवृत्ति है जुड़ने की दुनिया से अगर, तो उसके टूल्स के रूप में, उपकरण के रूप में एक भाषा भी एक बहुत बड़ा उपकरण है जी। और भाषा जब आपको हिंदी जैसी भाषा लचीली मिल जाए, जिसमें आप अगर 10 वाक्य हिंदी के बोले तो 10 शब्द आप हिंदी के बोले तो 4 उर्दू उसमें ऐसे ही आ जाते हैं। तो आप मैं कहूँगा कि हिंदी से उर्दू निकालने की कवायद की जाए, तो ये तो फिर शरबत से चीनी और पानी अलग करने की कवायद है ना। तो क्या बात एक है? तो ये भाषा की ताकत है, ये भी मुझे जोड़ने का एक जरिया है मेरे लिए, और मुझे प्रेरित भी करती है। एक बात में हो सकता है संदर्भ से अलग हो, लेकिन ये बात फिर निकल जाएगी। मैं आज के युवाओं से ये कहता हूँ कि जब आप लिखो तो भाषाई शुद्धता जो है जी। वो एक जबरिया आग्रह है, एक जबरदस्ती का एक बंजर एकदम ठीक बात कह रहे हैं आप। क्योंकि भाषाई शुद्धता जैसी कोई अवधारणा पूरे संसार में है नहीं। जहां पर हमारे दिमाग में शायद भर दिया जाता है कि वाक्य विन्यास ठीक होना चाहिए, यही वर्ण व्यवस्था अलंकार होना चाहिए, यही वर्ण व्यवस्था है। तो भाषा में वर्ण व्यवस्था को मत लाओ। हाँ। अगर समाज के वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मुट्ठी बांध के खड़े होते हो और आंदोलनों से खुद को क्रांतिकारी साबित करते हो, तो जब एक क्रांति यहाँ हो रही है भाषा में, तो वहां पर तुम फिर रूढ़िवादी क्यों हो जाते हो? अच्छा, क्या यही वो सोच है जो नीलोत्पल मृणाल को इतना प्रयोगधर्मी भी बनाता है? प्रयोगधर्मी जब मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि भाषा की गोद में लेट करके एक ऐसा बच्चा, एक शरारती सा बच्चा जो अटखेलियाँ करता है और प्रयोगधर्मी शब्दों का इस्तेमाल करता है। और वो शब्द क्या हैं? वो शब्द हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, डरमी कुल सुकून। वो शब्द हैं पान परागी स्वर। वो शब्द है धर्म को आटे में सान कर, लुच्चई उड़ान, दानवीरता का फ्लेवर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब आप इस कह सकते हैं आपने हिंदी में अंग्रेजी मिला दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाषा की शुद्धता से कई गुना ज्यादा बड़ा मसला ये है, और जो जरूरत है, जो अनिवार्यता है, मैं कहूँ भाषाई शुचिता। हाँ, ठीक बात है। आप भाषाई शुद्धता के नाम पर लाठी भांज रहे हैं, भाषाई शुचिता पर बात नहीं कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन जब आया, जब आप वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो केवल पिज्जा नहीं आएगा ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में केवल जीन्स नहीं आएगा फटा हुआ। ग्लोबलाइजेशन में केवल आप इटली से आप पिज़्ज़ा और वो पास्ता नहीं लाएंगे, ठीक है? आप अमेरिका से पास्ता नहीं लाएंगे। ग्लोबलाइजेशन भाषा भी लेके आएगी। कपड़ा ले लेंगे, सुविधा ले लेंगे, एसी ले लेंगे, कूलर ले लेंगे, एप्पल ले लेंगे, मोबाइल, भाषा नहीं लेंगे। अरे ये कौन है? खिड़की खुला है तो हवा अगर आएगा ठंडा तो गर्म हवा भी आएगा उस खिड़की से। तो आपने जब दुनिया ने जब एक दूसरे के लिए द्वार खोले हैं, तो ये कैसी कट्टरता है कि भाषा में आपने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अगर पूरी दुनिया में अगर योग शब्द इस्तेमाल किया जाएगा अगर अंग्रेजी के लिटरेचर में, तो योग को योग ही लिखते हैं, योग के लिए कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है।
ये ताकत है योग की। मैंने डार्क हॉर्स लिखा, डार्क हॉर्स के जुमले को कोई हिंदी करके दिखाए, उसका उर्दू करके दिखाए। डार्क हॉर्स का हिंदी क्या हो सकता है? छुपा रुस्तम। जी, रुस्तम भी हिंदी में नहीं है, रुस्तम भी हिंदी का शब्द ही नहीं है। रुस्तम हिंदी के शब्दकोश से बाहर का शब्द है। और छुपा रुस्तम जब मैं कह दे रहा हूं तो फिर बात तो मैं पहले ही खोल दे रहा हूं। अब मैं अपने डार्क हॉर्स का नाम छुपा रुस्तम लिखूं तो कवर पे ही काम खत्म है। आपको पता चल जाएगा इसमें कोई ऐसा खिलाड़ी है, कोई ऐसा पात्र है जो कल सफल हो जाएगा। अब ये जबरदस्ती मैं करूं कि मैं कंप्यूटर का हिंदी खोज रहा हूं। क्यों मैं कंप्यूटर का हिंदी खोजूं? मैं कंप्यूटर अगर मैं बनाया होता, भारत अगर कंप्यूटर पहली बार बनाता तो उसका नाम रखता संगणक। पूरी दुनिया उसको संगणक बोलती। कंप्यूटर नहीं बनाओगे, कंप्यूटर बनाएगा यूरोप, अमेरिका, हम उसका हिंदी कर देंगे नाम का। ये एक अजीब बात है कि तो भाषाई आदान प्रदान जरूरी है। हाँ, इसके बीच में ये नहीं होना चाहिए कि हम भाषाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बीच में अपनी भाषा का सील नहीं खोना चाहिए। अपनी भाषा का औदात्य खंडित नहीं होना चाहिए, अपनी भाषा का व्याकरण भंग नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी भाषा के व्याकरण को बिना भंग किए, उसके औदात्य को बिना मतलब कि कोई नुकसान पहुंचाए, आप अगर दुनिया भर की भाषाओं का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो ये आपका हुनर, आपका कौशल और आपकी भाषा की ताकत कही जाएगी। आपने एक बात का जिक्र किया कि वैश्वीकरण आया और वैश्वीकरण के साथ में बहुत सी चीजें आई। आपने जिक्र किया कि वैश्वीकरण के साथ में, हालांकि संदर्भ आपने मोबाइल फोन का रखा। आईफोन की आपने बात की। आईफोन से आप यही कहना चाहते हैं कि भाई मोबाइल फोन भी आया, टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर और भी ज्यादा उन्नत होते गए, 2G, 3G, 4G, 5G हम होते गए। और इसी के साथ में हम सभी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं कि हम सभी बनते गए रील बनाने वाले लड़के। क्या रील बनाने वाले लड़कों से कोई दिक्कत है नीलोत्पल को? नहीं, मैं तो उसको प्रोत्साहित करता हूं। मैं उनको ये कह रहा हूं, जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम अपने दादा जमाने में ना, हमारे जो पिताजी थे उनके पिताजी चवन्नी में घी खरीद के ले आते थे, तो ये आप क्या अपने पोते को हतोत्साहित कर रहे हैं? आप उसको बता रहे हैं कि एक जमाना ऐसा भी था। तो मैं यही कह रहा हूं कि उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। मैं तो ये कह रहा हूं, तो मैं अपने छोटों को, अपने अनुजों को बता रहा हूं कि इधर आओ, मैं तुमको बताऊं कि वो जमाना क्या था। मैं ये बता रहा हूं, रील बनाए हम भी बनाते हैं। मैं तो हाँ, इस गीत का मतलब यही है। हाँ। जैसे आप अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारे जमाने में इतने सस्ते में ये चीज आ जाता था, हमारे जमाने में दिन ऐसे हुआ करता था, शाम ऐसे हुआ करती थी, बाजार ऐसे सजा करता था, रामलीला आता था, बाइस्कोप पर हम बॉम्बे और कलकत्ता गांव में देखते थे, एक ढक्कन निकाल निकाल के, है ना, कठपुतली का नृत्य आता था, कठपुतली डांस दे। जैसे आप वो कहानी बता रहे हैं, वही मैं रील बनाने वाले लड़कों को बताता हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, अंग्रेजी में मैं कहूँ नॉस्टैल्जिया और हिंदी में कहा जाता है अतीत का चिंतन, अतीत के चिंतन और अतीत के गलियारे में से अगर अपने जीवन के कुछ सुखद पल निकाल करके ला रहे हैं, तो आप ये बना रहे हैं कि रील बनाने वाले लड़के उस दौर का जादू नहीं जानेंगे। इस दौर के जादू में रील है, हाँ, और उस दौर के जादू में बायोस्कोप था, और उस दौर के जादू में हमारे लिए मेला था, मेला था, रामलीला था, सर्कस था। ये मैं बताना चाह रहा हूं, इसका यही मतलब है। और एक शब्द आपने कहा नॉस्टैल्जिया। पहले भी मैं सोचता था पहले कि नॉस्टैल्जिया है, हाँ। लेकिन अब मैं इसको अगर और सघनता और गहनता के साथ सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये भविष्य है। सबको लौटना होगा उधर, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अब ये नॉस्टैल्जिया नहीं है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, तो ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये आज जरूरत है भविष्य की। अगर पानी रेत नहीं रखेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि घर के पीछे जामुन का पेड़ था जहां, तो अब ये जरूरत है। आप तो पार्क फेसिंग घर लेके अभी सुकून ले रहे हैं कि पार्क फेसिंग फ्लैट मिल गया, यही बहुत है। ये जरूरत है। और उसमें IFMS भी देते हैं, उसमें GST भी देते हैं, और न जाने क्या क्या उसमें देते हैं। तो जिसको हम अभी नॉस्टैल्जिया कह रहे हैं, मैं उसको इसलिए इतनी ताकत के साथ गा रहा हूं क्योंकि वो अब नॉस्टैल्जिया नहीं है, वो आगे का पाठ्यक्रम है। यानी आप ये याद दिलाना चाहते हैं कि स्क्वायर फीट से वापस से बिस्वा और एकड़ और बीघा को भी समझें और जाना होगा आपको। आज के दिन में जो गांव में सबसे सस्ती चीजें जो उपलब्ध है खेत में, शहर उसको सबसे महंगा बेच रहा है ऑर्गेनिक के नाम पर। आपके सामने 3 टमाटर रख देगा, एक टमाटर में लिख देगा दिल्ली, एक टमाटर में लिख देगा बॉम्बे, एक टमाटर में लिख देगा कि मुजफ्फरपुर के जिला के एक देहात के पणरीपुर से आया हुआ टमाटर। सबसे ज्यादा कीमत उसी का रहेगा, जो मुजफ्फरपुर वाला है। देसी बोल के आप उसका ज्यादा दाम लेंगे। तो मैं नॉस्टैल्जिया कहाँ सुना रहा हूँ, मैं तो आपका स्वर्णिम भविष्य बता रहा हूँ कि उधर लौटो।
अच्छा, जब बीपीएससी के साथियों के लिए आप पुकारते हैं बक्सर, बांका, गया, रोहतास, अररिया, सारण, सुपौल, जहानाबाद का लड़का, इन शहरों का आप नाम लेते हैं, और शहर से मतलब यह है कि भाई जो बहुत दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा साधन संपन्न नहीं है, बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न नहीं है, उन्हें जब पुकारते हैं उस पुकार में एक दर्द, एक आह और एक कराह क्यों होती है? उसमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि उसमें एक सुख का एहसास है? क्यों एक आह सी नजर आती है? नहीं, इसलिए नज़र आती है कि वो है। मैं झूठ क्या लिखूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों को जब देखता हूँ सड़क पे लड़ाई लड़ते हुए, आप जब महेंद्रू में, पटना महेंद्रू में जाएंगे या बोरिंग रोड के इलाके में जाएंगे, गांधी मैदान के पीछे वाले इलाके में जब वो लोग जहाँ रहते हैं, तो वहाँ जब आप जाएंगे, वहाँ 6x8 का कमरा है, कुकर अंदर है, हैंडल बाहर है, सोता है तो टांग खिड़की के बाहर रहता है, एक बेड इतना छोटा है। सुबह वो जब टांग भीतर करेगा, हो सकता है 9 उंगली आए, एगो चूहा काट के ले गया हो, तो वहाँ ऐसे रहता है। एक पटरा सा बेड है, उसके नीचे बक्सा है, बक्सा के बगल में स्टोव है, वहीं पर रखा हुआ है च्यवनप्राश, वहीं पर रखा हुआ है फिनाइल का गोली, वहीं पर्यावरण और एनसीईआरटी भूगोल का किताब ठूसा हुआ है। किताब के तह में कई बार धनिया निकलता है, कई बार धनिया के नीचे एनसीईआरटी का किताब निकलता है डब्बा के नीचे। तो वो ऐसा जीवन जी रहा है वहां पर। जून के महीना में रजाई ओढ़ के सो रहा है क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं है। डेंगू नहीं होता है, एक सुविधा है। काहे नहीं होता है भाई? रूम में मच्छर घुस नहीं सकता है तो काट नहीं सकता है, जगह नहीं है घुसने का। तो वो जिस जिंदगी को जी रहा है, वो इतने अंधेरे कमरे में रहता है कि उसके लिए भूगोल का ये नियम कोई मायने नहीं रखता है कि रोज सूरज उगता है। अगर वो ना निकले 7 दिन तो उस बात को झुटला भी सकता है कि रोज सूरज निकलता है। सारा ब्रह्मांड, खगोल शास्त्र एक तरफ, उसका सच यही है कि उसको नहीं पता कि रोज सूरज निकलता है कि नहीं निकलता है। उसके पास वो रेशम का पर्दा नहीं है जो खिड़कियों पर लगा है, जिसको सरकाएगा तो सूरज अदब से उसके कमरे में झांकेगा, उसके चेहरे पर एक पीली रोशनी पड़ेगी, स्वर्णिम, और फिर चेहरा दमक उठेगा और उठते हुए ग्रीन टी पिएगा। और उसी को सुल्तान बनाने के लिए या फिर सुल्तान के तौर पर याद दिलाने के लिए मैं दिलाता हूं। आप दूध में भी नहलाने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार आप कॉलेज के दिन को भी याद करते हुए ये बताते हैं कि हाँ, कॉलेज के दिन में मैं किस तरह का सुल्तान हुआ करता था। जब मैंने सोशल मीडिया पर लोगों से ये बताया कि नीलोत्पल जी मेरे पॉडकास्ट में आने वाले हैं, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि कॉलेज के दिनों को याद करते हुए, चाय की टपरी को याद करते हुए, चाय की दुकान को याद करते हुए, अपने आप को जिस तरह से सुल्तान महसूस करते हैं नीलोत्पल, तो एक बार उनके अंदाज में वो हमें ज़रूर सुनाइएगा। हालांकि मुझे पता है कि अभी हारमोनियम आपके पास में नहीं है, लेकिन आपकी इजाज़त से ये ख़ता मैं करना चाहूँगा, और कम से कम इस पॉडकास्ट में मैं 3-4 बार इस तरह की ख़ता करूँगा, क्योंकि जितने भी आपके चाहने वाले हैं मेरे चैनल पर, उन्होंने अलग अलग रिक्वेस्ट भेजी है, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। कॉलेज के दिन याद करूँ तो लगता था कि थे सुल्तान। ये गीत है एक, कॉलेज के दिन याद करूँ तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती, चलते थे हम सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया, एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। वाह। तो वो है कि जब आप पर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी तो सुल्तानी थी, मिल्कियत थी, जमींदारी थी। आज लेकिन मैं नीलोत्पल में एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, जो मुझे ये लगता था कि शायद मुझे मिलेगी, क्या कहीं पीछे छोड़ करके आए हैं या घर पर छोड़ करके आए हैं। और आप समझ सकते हैं, आपका एक सिग्नेचर स्टाइल है और नीलोत्पल ने अपनी एक पहचान बना ली है, और बल्कि हिंदुस्तान में एक सार्वजनिक क्रांति की, लोग तो क्रांति करते हैं अलग अलग वजहों से, लेकिन नीलोत्पल जी ने क्रांति की किस बात के लिए? नीलोत्पल जी ने क्रांति की गमछे के लिए। नीलोत्पल जी ने क्रांति की कि मैं सर पर तो गमछा बांधूंगा, और सर पर गमछा बांध करके मैं इसके न जाने कितने संदेश पूरे हिंदुस्तान को दूंगा। मैं उसी में एक संदेश ऐड ऑन करने के लिए गमछा लेके नहीं आया हूँ। मैं अब गमछा वहीं लेके जाता हूँ जहां मैं पैसा लेता हूँ। अगर आप अभी मुझे पेड करेंगे तो मैं तुरंत गमछा मंगवा लेता हूँ, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कीमत तुम्हें देना होगा। बहुत गांव बेच चुके हो, अब गांव का आदमी अपने परिधान का भी कीमत वसूलेगा।
वाह। जिसको कहा कि इसको लेके अंदर मत आना, मैं उसको जब लेके चढ़ता हूँ तो रेट बढ़ा के चढ़ता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं लेके आया। वाह। जब आप मेरे माथे पर गमछा देखिए, समझिए मीटर चालू है, गांव सोना बन के मार्केट में घूम रहा है। जब आप गमछा नहीं दिखिए, सोचिए कि अपने घर द्वार में बैठा है, गांव का गप कर रहा है, अभी जो है मार्केट में निकला नहीं है डंडा लेके। जब निकलूंगा तो फिर कंटेंट फिर होगा, फिर मैदान जंग, फिर हमारा गमछा झंडा बन के लहराएगा। इसलिए मैं गमछा बहुत सजग होके, बहुत सोच के मैं नहीं डाल के आया हूँ। मुझे इतनी प्यारी शख्सियत के साथ ये शब्दों में तलवार की धार आती कैसी है? आप वही है कि आप जहाँ से आते हैं, लश्कर वहीं से साथ निकल के आता है। तो मैं एक ऐसे पृष्ठभूमि से हूँ जहाँ पर सामाजिक टकराव, सांस्कृतिक उथल पुथल, आर्थिक समस्याएं, आदिवासियों का गांव मेरे घर से 200-400 मीटर के बाद शुरू हो जाता है, जंगल पहाड़ वो सब है। मेरे पिता का बड़ा योगदान है, मेरे चाचा का बड़ा योगदान है, उनकी भी अपनी भाषा, उनका अपना साहित्य के प्रति उनकी रुचि जो बचपन से सुनते आया। ये सारी, मैं बचपन में समाजवादी आंदोलनों के बारे में सुना करता था कि मधुली में ऐसे भाषण दिया करते थे मुंगेर के मैदान में आके, है ना। और जब उनको आर्थिक समस्याओं पर सरकार की बातें बतानी, महंगाई पर होती थी, तो वो भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुलाते थे, इधर आओ हाट में, ये तुमने क्या लिया है बोतल में? सर केरोसिन का तेल है। ये कितने में मिला? इतने में। फिर वो केरोसिन का तेल उठा के दिखाते थे कि अगर सरकार ऐसी ही महंगाई लाती रही तो ये आदमी इसी केरोसिन से एक दिन अपने को जला देगा। तो जो वो सब जो रूपक, वो जो प्रतीक निकल के, जो मैंने सुना है घर में अपने पिता से, अपने चाचा से, जो किस्सा गोई देखी है, उसी का ये सब परिणाम है। और ऐसा समाज जो आपको मिले अगर विरासत में, तो मेरा गांव भी एक मल्टी कास्ट गांव है जहाँ कई जातियां रहती हैं एक साथ, तो अलग अलग संस्कृतियां भी हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स भी हैं। अब तो उन सब का तो असर होता है। मैं नीलोत्पल की शख्सियत से नीलोत्पल जी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों आपके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। मैं वो सवाल नहीं करूँगा जो सवाल ऑलरेडी ना जाने कितने दर्शक सुन चुके हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा कि एक संदर्भ ये कहा जाता है कि भाई आपसे जुड़े हुए सवाल ही एग्जामिनेशन में आपके सामने आ जाते हैं। मैं वो सवाल नहीं लाऊंगा। मैं सवाल ये लाना चाहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान नीलोत्पल जी ने क्या दिया है? क्या वो इम्तिहान दुमका में था, दिल्ली में था, या कहीं और था? क्या था वो इम्तिहान? अभी मैं इतनी छोटी यात्रा में हूँ, मुझे लगता है कि एक अभी इम्तिहान आना बाकी है। अब मैंने 3 किताबें लिखी हैं, कुछ गीत लिखे हैं, अभी मैं कवि सम्मेलनों में जा रहा हूँ, सेमिनार में जा रहा हूँ, कार्यक्रमों में जा रहा हूँ, वर्कशॉप में जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी अगर मैं कह दूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान हो चुका। ज़िंदगी इतना जटिल है और जीवन इतना दुरूह है कि वो हर दिन एक नया इम्तिहान। वो राजेश रेड्डी जी की कुछ पंक्तियां हैं कि इम्तिहानों से गुजर के क्या देखा, फिर नया इम्तिहान बाकी है। तो जहाँ रोज नया इम्तिहान होना है, तो जो बीत गया मैं उसको सरल इम्तिहान समझता हूँ। इम्तिहान के कपड़े पहने हुए, लेकिन आपकी कुछ पंक्तियां हैं, आपके अपने ही कुछ शब्द हैं, अगर आप एक गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही वजन है इन शब्दों में। चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली, सब ऋषि से कहूं कि लेकर खड़े रहें अक्षत की थाली। बिल्कुल, ये गीत है कि एक कल्पना है कि अगर आप जब पहली बार बंजर भूमि पर कुछ निकल के आया होगा तो धरती ने भी सोहर गाया होगा। तो आज की तारीख में हालांकि कई दर्शक जानते भी नहीं कि सोहर होता क्या है। हाँ, सोहर किसी बच्चे के जन्म पर, बेटा या बेटी के जन्म पर घर में गाया जाने वाला बधाई गीत है। तो अब सोचिए कि धरती ने कुछ जन्मा होगा, क्योंकि जब पैंजिया टूटा होगा, जब 7 महाद्वीप बने होंगे, जब प्लेनेट्स इधर निकला उधर निकला और फिर 7 महाद्वीप बने, जब धरती धूसर थी, जब कोई रंग नहीं था, जब रीढ़ विहीन जीव पहले आए, फिर रीढ़ वाले आए, तो पहला जब कुछ फूटा होगा किसी ने तो उसको देखा होगा। एक बार हो जाए, वो किसान भी हो सकता है, वो मजदूर, वो जो नंग धड़ंग आदमी होगा, छूट बूट तो नहीं होगा, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं, पहले आदमी को सब कुछ हासिल नहीं हुआ होगा, तो उसने क्या गाया होगा? अरे धरती रे धरती रे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ, नर्तक प्रिय मयूरो आवो, अरे पंख खोल कर चंवर डोलाओ,
अरे धरती रे धरती, ए धरती, बजड़ी पर को पल फूटे हैं, सोहर गाओ। अब धरती समृद्ध होने लगी है, तब वो कहता है, ऊपर आवाज फिर लगाता है कि कान चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली, सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। अरे कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमोहर गाओ। अरे धरती रे धरती, ए धरती, बजड़ी पर को पल फूटे हैं, सोहर गाओ। तो ये अभी तक के इंटरव्यू में मुझे नीलोत्पल जी की शख्सियत में बहुत लचीलापन नजर आता है, और लचीलापन जहाँ पर होता है वहाँ पर प्रेम के बीज फूटते हैं, और जहाँ पर प्रेम के बीज होते हैं वहाँ पर रिश्तों की समझ होती है, और जहाँ पर रिश्तों की समझ होती है वहाँ पर समाज के लिए, संस्कार के लिए, आचार विचार व्यवहार के लिए एक अलग तरीके की सोच होती है। लेकिन इस सोच में जितने भी इंटरव्यूज में नीलोत्पल जी के देखता हूँ, जितनी भी लेखनी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या जितने भी अंग्रेजी में कहूँ जो पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, उसमें मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नीलोत्पल जी को मार्क्स से दिक्कत है। गांधी से प्रेम है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स से दिक्कत है। अगर मार्क्स से दिक्कत है तो क्या ये दास कैपिटल से दिक्कत है? अगर दास कैपिटल से दिक्कत है तो क्या ये वामपंथी विचारधारा से दिक्कत है? नहीं, मुझे किसी विचारधारा से दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये है कि कोई विचारधारा अभी प्रैक्टिस में है नहीं इस युग में। तो अब विचारधाराओं को म्यूजियम की बात बना दीजिए, उसको देखने जाइए। आपको डायनासोर से दिक्कत था, फिर भी आप डायनासोर का जीवाश्म देखने जाते हैं ना। जब वो था तो उसके नुकसान और उसके लाभ थे, अब वो नहीं है तो मैं कब्र पर बैठ के, कब्र के नीचे जो हड्डी गल रही है, जो अपने क़यामत के दिन का इंतजार कर रही है, मैं उसके होने ना होने पर क्यों चर्चा करूं? तो भारतीय समाज पे विचारधाराओं की बात करना समय की बर्बादी है। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं इस विचारधारा का समाहक हूं, उसको मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि तुम कुछ विचार और कुछ एजेंडा के पुलिंदा को बांध के उसको जोगने वाला, उसको फैलाने वाला लठैत हो। तुम लठैती को वैचारिकी का नाम मत दो जी। तो इसीलिए मुझे न मार्क्स से दिक्कत है, न दक्षिण पंथ से दिक्कत है। और नई पीढ़ी से मैं आग्रह करूंगा, चूंकि सारी विचारधाराओं का पानी बह चुका है, वक्त ने सभी विचारधाराओं के व्हेल को बहा के हिंद महासागर में गिरा दिया है। सारी विचारधाराएं झूला टांग के धीरे धीरे जो है वो पेड़ों पर झूल रही हैं, विचार आपके आचरण में है नहीं। सारे विचारधाराओं के स्तंभ ढह चुके हैं, महल ढह चुके हैं। वैचारिक प्रतिबद्धता एक कहानी है, इतिहास है, वो किसी के पास नहीं है। पराठा भी पलटने में जितना वक्त लेता है उससे पहले नेता पलट जा रहा है। आवाजाही इतनी सुगम तरीके से हो रही है, इतनी उदारता के साथ हो रही है, तुम कहाँ पड़े हो विचारधारा की लड़ाई में? सबसे जरूरी है विचारवान बनो। ठीक बात है। वैचारिकी डेवलप करो। कुछ कसौटियां हैं जिसमें दया है, करुणा है, डेमोक्रेसी है। इन सब 4, 5, 6 कसौटियों को ले आओ, उस पर वैचारिकी करो। दूसरी बात, दुनिया का कोई भी वाद हो, खोपड़ी में बहुत दिनों तक जमा रहेगा तो मवाद बन जाएगा। इसलिए मवाद बन जाएगा क्योंकि तुमने अपनी विचारधाराओं में कभी भी पानी मारा ही नहीं कि वो हरा रहे, उसका वो फ्रेश रहे, ताजा बना रहे, मॉडरेट करा किया नहीं। चीन से चली कम्युनिज्म भारत में कैसे फिट बैठ सकती है? ठीक, चीन का समाज अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारा चाउमीन अलग है चीन से भैया। और हमारे चाउमीन में धनिया पड़ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर मोमोज को भी फ्राई कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जब चाउमीन अलग है, हम जो चाइनीज खाते हैं वो भारत के हिसाब से खाते हैं, उसमें तेजपत्ता डालते हैं, धनिया डालते हैं। ऐसे परेड बाग बोलते हैं वो हरा मिर्चा दे दीजिए चाउमीन में। चिली गार्लिक चाउमीन मिलता है। मैं अगर चीन को ये चाउमीन दिखा दूं तो उसको लगेगा झंडे का अपमान है हमारा, उसकी राष्ट्रीयता वहीं खंडित हो जाएगी अगर हमारा चाउमीन मोमोज खा लेगा तो। जिस हर कोई भी विचारधारा अपने देश, अपने काल में उस अपने समाज से निर्मित होती है ना। हाँ। भारत का समाजवाद अलग होगा, बात है। भारत का साम्यवाद भी अलग होगा, भारत का दक्षिण पंथ भी अलग होगा। तो यहाँ कैसे फिट बैठता है? अरे मैं तो, आप इस्लाम पालन करते होंगे, मैं आपको दावा करता हूँ मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से इस्लाम का पालन अरब के देशों में किया जाता होगा,
हिंदुस्तान में कुछ न कुछ तो अलग होगा ही। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं आप, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। तो और ये है, तो इसलिए मैं हाँ। विचारधारा तो 2 कौड़ी का अगर कोई चीज बचा है इस मुल्क में, वो विचारधारा है। इसलिए मैं कहता हूँ विचारवान बनो, वैचारिकी पर ध्यान दो, और ये लठैती छोड़ दो एक विचारधारा के लिए। ये नहीं है वास्तव में, है कहीं म्यूजियम में रखा हुआ, किताबों में पढ़ो। एक शख्सियत जो है नीलोत्पल जी की, ये कहती है कि वो जिद्दी नहीं है, जैसा अभी बात करके भी नजर आया, लेकिन बहुत बार नीलोत्पल कुछ चीजों को लेकर के जिद्दी नजर आते हैं, बिल्कुल उस बच्चे जैसे, जैसे मासूम सा बच्चा होता है, अपने खिलौने को लेकर के जिद किए रहता है, टूट गया तो भी, बिखर गया तो भी, निखरा रहा तो भी, या फिर अगर उससे दूर हो गया तो भी। नीलोत्पल पूरब और पूर्वइयों को लेकर के इतने ज़्यादा अतिरेक में बहे होते हैं, इतने ज़्यादा अतिशयोक्ति में होते हैं, इतने ज़्यादा, अंग्रेजी का एक शब्द है ना, पॉजिटिव से रहते हैं, कि वो ये कह डालते हैं कि जो पश्चिम है वो तो पूरब की जूठन है, इस तरह की बात भी कह देते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि देश काल के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के साथ में बहुत कुछ पश्चिम से भी आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप एक बात पर टिके रहते हैं कि पश्चिम जो है वो पूरब की जूठन है। ऐसा क्यों? नहीं, ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, जब कोई मैकाले आपको आके कहता है कि पूरब का सारा ज्ञान पश्चिम के रखे लाइब्रेरी के एक अलमारी के सेल्फ में सिमट जाएगा, मैं उसको ही जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं कांट को पढ़ते वक्त मैं अगर जान रहा हूँ कि कांट को मैं गीता के कुछ पन्नों से समझ सकता हूँ, तो कांट अभी आया है, तो गीता पढ़े क्यों नहीं थे? अगर मैं समाजवादी, वहां जब तुलसीदास ही जब तुलसी से बड़ा समाजवादी कौन? बिल्कुल ठीक बात है। जब तुलसीदास ही राम को गरीब नवाज कह रहे हैं, तो सामाजिक समरसता तो वहां पढ़ लेते तुम। ये तुमको पश्चिमी क्लास से कौन समझा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? रामचरितमानस लिखने वाला आदमी राम को गरीब नवाज कह रहा है। वो गरीब नवाज शब्द कहां से आया? हिंदुस्तान के यानी सैकड़ों वर्षों की हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समझ जब तुलसी बाबा को है, तो हमको कोई धर्मनिरपेक्षता समझाएगा वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न का दार्शनिक, तो हम उसको कहेंगे ना कि चचा हमारे पास है, आप परेशान मत होइए। मैं इस संदर्भ में कहता हूँ। तो अभी मैं जब यार जादूगर लिख रहा था, तो मैंने उपनिषद पढ़ा, मुझे आत्मा के बारे में छांदोग्य पढ़ रहा था मैं, आत्मा क्या है, आत्मा अगर न मरती है न जीती है, तो भाई कैसे, क्या कुत्ता से निकला हुआ कोई आत्मा आदमी में घुस जाएगा तो कुकुर जैसा वो भूखने लगेगा? क्या आदमी से निकला हुआ आत्मा बिलाई में घुस जाएगा तो बिलाई आदमी जैसा चुनाव लड़ जाएगा? ये मैं सोचता था जब मैं वो लिख रहा था, तो वो पढ़ा। फिर मुझे मृत्यु पर पढ़ रहा था, मैं नीत्शे को पढ़ रहा था, शोपेनहायर को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे नास्तिकतावाद भी पढ़ना था, है ना। फिर मैं गीता, अब मैं ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के मैं उसको बहुत दक्षता के साथ, विशेषज्ञता के साथ मैं इस पर बात कर सकता हूँ। एक जनरल लड़का जो होता है, एक जनरल आदमी, जनरल नॉलेज के लिए जो पढ़ता है, उसको मैंने पढ़ा, सारांश कहीं निकाल ले रहा है, मैं गीता कहाँ से पूरा पढ़ पाऊंगा? वो सब मैं जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि भाई इतना कुछ रखा हुआ है पूरब में, ये कौन मैकाले आगे आपको गुमराह कर रहा है? भारतीय दर्शन की समृद्धि अपराम, मतलब ये खजाना इतना भरा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लो पहले। ये मैं कहा, हाँ, लेकिन सिलेबस में तू भी पढ़ो, सिलेबस में है, कांट कहता है कि हीगल का जो है कि द्वंद्ववाद भी पढ़ाना है, पढ़ो। लेकिन क्या होता है ना कि हम हिंदुस्तानियों में एक कमजोरी है कि अगर कोई पाश्चात्य सभ्यता वाला कोई लेखक अगर होगा, तो ये मान करके चलेंगे वाह उसने तो कालजयी रचना रच दी, वही मैं इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वहीं पर नीलोत्पल जब भारत में होते हैं, नीलोत्पल कहते हैं तुम लोग फिराक गोरखपुरी को पढ़ो, जो फिराक गोरखपुरी ये कहते हैं कि कालजयी रचना हमेशा तरकारी बेचने वाली भाषा में होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सामान्य सा इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई लेखक नहीं हूँ, उपन्यासकार नहीं हूँ, बहुत जानकार नहीं हूँ, आपके मुकाबले बहुत ही सीमित ज्ञान है मेरा। मैं तरकारी बेचने वाली भाषा में क्यों नहीं लिख पाता? नीलोत्पल लिख लेते हैं। नीलोत्पल कालजयी रचना इसलिए लिख चुके हैं क्योंकि तरकारी बेचने वाली भाषा में लिखते हैं। ये तरकारी बेचने वाली भाषा क्या है? नहीं, वो मैं कोई भी रचना इसलिए ही केवल कालजयी नहीं होगी तरकारी बेचने, वो मैं, अब मुझे फिराक जी ने वो किस सेंस में कहा होगा, इस पर दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो कही जा रही है उससे जो ध्वनि निकल के आ रही है, हम उस पर ही बात कर सकते हैं। उस पर यही बात है कि जन सामान्य की भाषा में रामायण किसी के घर में पढ़ा नहीं जा रहा है सर,
मानस पढ़ा जा रहा है, क्योंकि रामायण को लोग तरकारी बेचने की भाषा में जब लिखा तुलसी बाबा ने, अवधी में लिखा, हाँ तो लोकप्रिय हुआ, जनप्रिय हुआ। हाँ जो बैठ के जो व्यक्ति जूता सी रहा है उस भी चौपाई पढ़ रहा है जूता सीते वक्त भी। ये ताकत है लोक भाषा की। और कही गई गूढ़ बातें जो संस्कृत के पांडित्य से लिखी गई थी, व्याकरणीय कसौटियों के को कस के लिखी गई थी, है ना, उसको जब मानस में तुलसी बाबा ने उतारा तो जादू तब समझ में आया। यही फिराक कह रहे हैं कि तरकारी बेचने वाली भाषा में आएगी। जो कबीर कह रहे हैं कितना असर करती है भाषा, कौन सी है, सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा। हाँ। जो साधु कह रहे थे, बात उस पे हो रही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि भाषा का सरलीकरण, भाषा का काम क्या है, बात को पहुंचा देना, समझा देना। भाषा रंगबाजी करेगा किसी से, हिम्मत है तो समझ के दिखाओ तो रे, मैं भाषा हूं, मैं तुमको कुछ समझने नहीं दूंगा, तो तुम भस जाओ कहीं जाके। भाषा अगर आपको अपनी बात समझा नहीं पा रही तो उसको भसा दीजिए पानी में। विसर्जन का अर्थ भाषा, लोक भाषा में भसाना बोलते हैं हम लोग विसर्जन को। तो अगर भाषा आपको अपनी बात समझा नहीं पा रही है तो भाषा को भस जाना चाहिए। भाषा का काम इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाषा का काम है विचारों को प्लेट में लिया, आप तक पहुंचाया, उसका इतने काम है, उसको मालिक मत बनाइए। शहरीकरण की अंधी दौड़ में दौड़ने वाले लोगों को इसी भाषा के साथ में आप जब सिखाते हैं तो कहते हैं अपनी बुनियाद को ना भूलो। और बहुत ही सुंदर रचना, एक बहुत सुंदर गीत आप लिखते हैं, और लिखते हैं आप, थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। एक बार सुना दीजिए ना, बहुत ही प्यारा है। थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। आप एक तो बहुत सुर में गाने लगे हैं, लेकिन आप ही ये कहते हैं कि सुर में गाना, ससुर में गाना, असुर में गाना, महिषासुर में गाना। कहते हैं आज की तारीख में एक कविता कालजयी तभी हो सकती है जब उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आप करें और उसे बहुत सुर में आप गाएं। तो ऐसे कवियों के लिए कुछ कहना आप चाहेंगे जो महिषासुर में गाने लगते हैं? नहीं, अब वो चूंकि एक कुछ चीज़ें तो अभ्यास की हैं, कुछ चीज़ें ईश्वर प्रदत्त हैं, तो किसी के पास अगर गला ना हो तो आप उसको इस बात के लिए कोस नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नहीं है। कुछ लोग अभ्यास से साध भी लेते हैं, कुछ नहीं साध पाते हैं, तो भी वो अपनी बात कह पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो यही मैं मानता हूँ कि अवघड़ का गीत कहता है नीलोत्पल जी, चल साधो कोई देश जहाँ का सूरज डूबा जाए, यहाँ की नदियाँ प्यासी हैं, यहाँ घनघोर उदासी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने के बाद भी घनघोर उदासी क्यों है? नहीं, तो जो है कि उपन्यास मेरा आत्मकथा तो है नहीं कि मेरा नौकरी लग गया तो भारत का सब युवा खुश है। साहित्यकार को तो अपने, ये बिरंची की बात है। बिरंची नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर साहित्य दुख नहीं लिख सकता है, संघर्ष नहीं लिख सकता है, तो साहित्य कुछ दिन के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधे, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। आनंद के कई मोर्चे हैं, उसमें साहित्य की जरूरत नहीं। आनंद तो आप डिस्को में शराब पी के नाचते हुए भी ले रहे हैं, इसके लिए किताब पढ़ना क्या जरूरी है आपको? अगर आनंद ही चाहिए था तो, है ना, तो फिर कोई उद्गाता नदी के किनारे वेद गाता हुआ भी दिख जाएगा, वही सुन लीजिएगा। इसके लिए आप लिटरेचर क्यों पढ़ाने जा रहे हैं? अगर साहित्य अपने समय से मुठभेड़ नहीं करता है, अगर साहित्य में अपने वक्त की बेचैनी नहीं है, अगर साहित्य में अपने समय का घर्षण नहीं है, तो मेरे लिए, मैं इसलिए लेखक नहीं हूं कि मैं आपको सिर्फ जो है कि शुक्ल पक्ष दिखाऊं। वो कृष्ण पक्ष आना ही चाहिए साहित्य में। मैं इस बात का हिमायती हूँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ घनघोर उदासी है। साहित्य में समय का घर्षण होने के लिए ठहराव बहुत जरूरी होता है। आजकल की जो दौड़ती भागती दुनिया है ना, उसमें ठहराव ही तो नहीं है। क्या हो गया है, हम अंगूठा छाप हो गए हैं। हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, अपनी उंगलियों के ज़रिए पूरी दुनिया को नापने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। बल्कि आप भी तो ये कहते हैं ना कि अब बच्चे नहीं पैदा होते, बल्कि अब तो सब्सक्राइबर्स पैदा हुआ करते हैं।
अब जब ठहराव ही नहीं है तो फिर समय का घर्षण कैसे आएगा? जब ठहराव ही नहीं है तो साहित्य की समझ कैसे होगी? आज की तारीख में आप देखिए ना कि लोगों को चाहिए फॉलोअर, लोगों को चाहिए सब्सक्राइबर, 2 मिनट 3 मिनट की रील में पूरी दुनिया उतार देने की कोशिश। साहित्य के लिए, साहित्य को समझने के लिए शायद इतने समय की ज़रूरत नहीं होती है जितना साहित्य को आत्मसात करके उसे अपना बना लेने की समझ होती है, घोट करके पी जाने की समझ होती है। ये घोट करके पी जाने वाला युग भी तो नहीं है ना नीलोत्पल जी? नहीं, नहीं, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई निराशा नहीं रखता हूँ इस मामले हुँ, में। हुँ, खूब पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, इस दौर में लिखने वाले थोड़े कम होंगे, हुँ, क्योंकि जब उनको 30 सेकंड में कंटेंट देने का जब उनका डोज होगा, उन पर तुरंत गरम जलेबी निकाल के परोसने का, क्योंकि उनके पास दुकान है, कढ़ैया में इधर बेचे, इधर फिर घोल तैयार है, तुरंत उसको देना है। आप बहुत बहुत मोटिवेटिंग तरीके से, बहुत एक विधा के तौर पे आपको देखते होंगे, बताते हैं यूट्यूबर्स की रोज़ाना लगातार आपको कंटेंट देना चाहिए, बहुत हुँ, भावुक होके बताता है, हुँ, तब आप हिट होगे। हाँ, मैं इसलिए कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं उपन्यासकार हूँ। मेरे ऊपर मैं बरगद का पेड़ रोप रहा हूँ, जिस पे सदियाँ झूला डालेंगी, और बरगद की विराटता के लिए आपको इंतजार करना होता है। मैं बोनसाई तक नहीं रोप रहा हूँ, मैं गमले में चमेली चंपा थोड़ी रोप रहा हूँ, मैं रोप रहा हूँ बरगद। तो आप बरगद रोपने वाले से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वालों के बारे में क्यों बात कर रही हैं? अलग अलग विधा है, अलग अलग लक्ष्य है। हुँ, मेरे साहित्य में फल कितना निकलेगा, यानी पैसा कितना आएगा, मुझे नहीं पता। हुँ, इतना पता है कि उसके छांव में बैठकर आदमी सुस्ताएगा ना, हुँ, बारिश से बचेगा ना, धूप से बचेगा ना, हुँ, यही बात है। तो वो लोग हैं। हुँ, लिखने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि सब कंटेंट बना रहे हैं। हुँ, कंटेंट का हिंदी क्या होता है, इतना अंग्रेज हम हो गए कि भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हिंदी याद, क्या होता है कंटेंट, सामग्री जो भी होता होगा, हाँ, सामग्री ही होता होगा। तो सामग्री देने का जो दबाव है, हुँ, वो क्रिएटिविटी को नष्ट कर रहा है, हुँ, वो रचनात्मकता को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। हुँ, मैं 400 पेज का किताब लेके किसी फिल्म वाले के पास पिच करने जाता हूँ, वो मुझे कहता है कि आप मुझे 5 लाइन में बताइएगा ओघड़ क्या है। हुँ, मैंने कहा कि हमारे बाप बोलेंगे तो नहीं बताएंगे, हमको नहीं बनवाना है फिल्म, हम चले। हम 400 पेज लिखे, उसके बाद इस तनाव में रहे कि 400 पेज की कहानी को 5 शब्द में कैसे बताएं, 5 लाइन में कैसे बताएं। हम हुँ, उपन्यासकार क्यों हैं? पढ़ 400 पेज, हुँ, समझ में आया तो बनाओ। हुँ। तुम पढ़ो ना 400 पेज, तुमको 400 पेज पढ़ने में डर लग रहा है, तुम क्या उस हालाँकि पर फिल्म बना के दिखाओगे? ये सुन कर के भी बहुत हैरानी हो रही है कि कोई आपसे ये कहे कि अ, औघड़ को आप 4 लाइन में बताएँ, यार जादूगर को आप 5 लाइन बोलते में हैं बताएँ, फिल्म में अगर तो, इस और तरह ये के इसको बहुत बड़ा फ़िल्मकार कौशल समझते हैं। मैंने चैट जीपीटी को बोला, हाँ, चैट जीपीटी बताओ डार्क हॉर्स के बारे में 4 लाइन में। हुँ। कहा बहुत अच्छा सवाल, अपने देख लीजिए। भाई चैट जीपीटी पूरा किताब पढ़ रहा है ना, किसे 4 लाइन में क्या बोल देगा? हुँ, तो ये एक वही है कि आपको कंटेंट देने का दबाव है। हुँ, आप उस लहर में डूब जाइएगा भाई, वो लोग डुबा देंगे। इसलिए कंटेंट क्रिएटर अलग है। अब कंटेंट क्रिएटर ही स्टोरी राइटिंग भी कर रहा है मुंबई में बैठ के, हुँ, तो बनाएगा। अब पंचायत सीरीज जब आई, हुँ। अभी एक ग्राम चिकित्सालय ग्राम सीरीज आया, चिकित्सालय, अब जी। आपको लग रहा है कि हमने गांव देख लिया। हाँ, नहीं देखा है आपने, आपने सीरीज देखा ही नहीं, इसका मतलब आप गांव के कुछ पात्र का कोलाज देख रहे हैं। हुँ, अलग अलग कुछ घटनाएं हैं जिसका कोलाज है वो, हुँ, हुँ, और उस घटना जब वो घटित हो रही है तो केवल वही पात्र वहां पे मौजूद है, गांव नहीं मौजूद है हुँ, ना। ठीक बात है। आप अभी भी आप सीन को याद कीजिए, आप किसी भी दृश्य में गांव दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं, गांव नहीं है वो। हुँ, गांव का समाज, वहां का कल्चर नहीं आ रहा है उसमें, वो हुँ, पात्र आ रहे हैं जो, जैसे कि रामलीला के थिएटर या गांव में जो नाटक होता था, हाँ, वो नाटक का मंच है। कहीं उसमें पर श्री राम जी हैं। एक्टर चाहे तो दृश्य में जान दे डाल जी, ही देता है। जी, तो इतने अच्छे एक्टर हैं पंचायत के, या जो भी हुँ, और भी सीरीज आ रहा है उसके जी, एक्टर अच्छे हैं, हुँ, तो उनकी अदायगी अच्छी है, हुँ। इसलिए वो आपको आनंद दे रही है। लेकिन आप अगर ये कहिएगा कि हमने ऐसे सीरीज के माध्यम से गांव दिखा दिया, तो आप गांव नहीं गए एक हैं। बार अपने अंदाज में वो जो स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले लोग हैं और जो 5 लाइन में औघड़ या फिर डार्क डार्क हाँ, वो हॉर्स की बोलते बात हैं कि करते हैं, दिखाई। अपने अंदाज में एक बार उन्हें वो सुना दीजिए ना, हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा उड़ाएँगे। क्योंकि ऐसे लोगों को शायद जवाब कुछ इसी अंदाज में नहीं होना नहीं, मैं चाहिए। उनको जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं उनको ये आर्ट, ये प्रस्तुत करने का एक तरीका बता रहा हूं कि जब आप गांव दिखा रहे हैं, हुँ, तो पूरी कहानी से वो खुशबू नजर आनी चाहिए।
जी। वो जो फ्रेगनेंस है वो गायब है। मैं कह रहा हूँ सेंट का बोतल रख दीजिएगा, खोलिएगा नहीं तो सुगंध थोड़ी आएगा। हाँ। बोतल खूबसूरत है, हाँ। ये मैं कह रहा हूँ। उनका पैकिंग खूबसूरत है, वो आपको हम्म। आकर्षित करता है। उसका कारण ये है कि एक्टर अच्छे हैं। हम्म। एक्टर अच्छे हैं वो। जब भाई हमारे फैजल भाई है, अब फैजल भाई जब उनके बेटे की मौत की खबर आती है, वो जब वो रोते हैं तो वो रोता है तो हर व्यक्ति साथ साथ में रोने लगता है बिल्कुल ना। ठीक बात तो है। वो एक्टर का कमाल है, उसकी हाँ। ताकत है कि हम्म। उसने नकली चीज में जान डाल दी है। हाँ। हम्म। लेकिन जब वो रो रहा है वो गाँव नहीं है। हम्म। आप समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जी। जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टोरी राइटर जो फिल्मों का है हम्म। वो उपन्यासकार नहीं है, वो साहित्यकार नहीं है। हम्म। और उसको होना भी नहीं चाहिए। उसकी मर्जी नहीं है तो उसको होना भी जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि उसके पास पैसा है, रुतबा है, सुविधा है। इसका मजा लेने कहाँ पड़ा है ये साहित्यकार बनने में, रखा क्या शायद है? इन्हें समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा और इन्हें शायद ले करके जाना पड़ेगा ये समझाने के लिए कि गांव कई बार मड़ई में भी होता है, गांव बहुत बार पुआल में भी होता है, नहीं, वो गांव पुआल बहुत भी बार दिखा देंगे आप अगर बोलेंगे तो। मैं अभी भी दूसरी बात कह रहा हूँ। आप कहेंगे मड़ई में होता है, तो सीन मड़ई का आ जाएगा। हाँ। हम्म। मैं कह रहा हूं जब मड़ई दिख रहा है, जब सीन दिख रहा है, तो वहां वो 3 घंटे गांव आपको दिखना चाहिए। जैसे आप मुंबई की कोई कहानी देखते हैं तो पता चला स्कूटर चल रहा है ना, ठीक कह तो रहे हैं। उसके साथ मुंबई भी जी। दिखता है, जी। 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 उसका एसेंस आता है। समंदर दिखता है, वो उसका होटल दिखता है, वो 5 उसका स्टार जुहू चौपाटी दिखता सब है। दिखता बिल्कुल है ना ठीक कह रहे हैं। शहर की कहानियों जी। में। जी। लेकिन जब आप कोई फ्रेम देखते हैं तो वो सिर्फ वही लोग दिखते हैं, हम्म। बाकी चीज उनके काम की नहीं है। उनको लगता है हम्म। साहित्य यही करता है। साहित्य वो सब चीज भी दिखाता है हम्म। जो नहीं दिख रहा है। हम्म। एक बार एक उपन्यास, एक ये बार मैं हो कह जाए रहा ना, हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा हूं। उड़ाएंगे, मिट्टी में सने। हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। तो बात यह है कि अगर मैं कविता भी सुना रहा हूं तो कोई स्क्रीन नहीं है, हम्म। तो फिर भी आपको एक लेयर में वो बात रखनी होती है कि कविता आई कहां से होगी हम्म। और गाई किसके लिए जा रही है। ये निभाना हम्म। उसकी उसके असली होने के प्रमाण पत्र को बचाए रखता है, हम्म। भरोसा आपको दिलाता है कि माल असली है। हम्म। अगर मैं इसी चीज को, हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अगर मैं इसी को भी ऐसा गाता हूं जो नकली लगेगा और आप कहेगा ये राइटर कहीं से किसी से लिया है और इसको थोड़ा, अगर मैं इसी को गाऊं, अरे हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, डिचक डिचक डिचक, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, हुर 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 हुर, मैं करूं मिट्टी में सरे मिट्टी में बने, मुट्ठी बांध के, अरे फिर मिट्टी के हो जाएंगे। पता चलेगा मिट्टी उठ के कहेगी बाबू हम यहाँ से मिट्टी जाओ। नहीं है, या तो तुम मिट्टी में यहीं मिल जाओ, नहीं तो हमको कहीं और पाउडर वाउडर में मिला के खत्म करो मामला, हम मिट्टी हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं आपकी प्रस्तुतिकरण का प्रामाणिकता कैसे आएगा, जी। उस फ्रेगनेंस से आएगा। हम्म। जब हम कह रहे हैं तो हम क्या, हम लोग का संगीत इसमें ले रहे हैं ना। हम्म। हारे बाबू, जो सारंगी प्रसाद होगा, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, कि भोर के तारा को आप संबोधित करते हुए गा रहे हैं कि नहीं, उगता हुआ सूरज के साथ किरण निकल रहा है, संगीत उधर जा रहा है, अरे रे 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 रे, अरे हाय हाय रे हरे। वो नस्वरता बोलनी चाहिए उस धुन में कि हम नस्वरता के लिए तैयार, अरे फिर मिट्टी के हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म। लो हम नस्वरता की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्षणभंगुरता आनी चाहिए ना वो। अब इसी को आप पॉप जैज में गाइएगा तो नहीं न्याय हो पाएगा ना। मैं यही कह रहा हूं कि उन कहानियों का पॉप जैज वर्जन आप देख रहे हैं गांव के रूप में। हाँ। मैं कह रहा हूं कि वो कहानियां अपने ही फ्रेगनेंस के साथ आनी चाहिए। और हम्म। वो एक उपन्यासकार करता है, मैं ये कह रहा हूं। हम्म। वो एक स्टोरी राइटिंग स्क्रिप्ट राइटर नहीं कर सकता है बेचारा, उसकी एक सीमा है, हम्म। उसकी एक सीमा है, ये मैं कह रहा हूं। जो बड़े कवि हुए हैं, बड़े उपन्यासकार हुए हैं, वो वर्तमान के सांचे में ढल करके भी निकलने की कोशिश करते हैं, यानी उनके समकालीन या उनके समय में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। अवघड़ के जो पंडित जी हैं वो कैसे उठते हैं, वो अजान की आवाज़ से उठते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब अगर मौजूदा दौर में मैं आ जाता हूं, मौजूदा दौर में आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा क्या है। मौजूदा दौर में कभी पंडित जी अजान की आवाज़ से उठते हुए दिखते या सुनाई क्यों नहीं देते हैं। इतना सुंदर है जब अवघड़ में
पंडित जी अजान की आवाज से उठते दिखाई देते हैं, तो क्या ये एक दर्द है? क्या कभी नहीं, ये सोच अब आती है तो आपको? आप सोचिए कि अगर इस पर लिखना, कैसे लेखक नहीं लिखेगा? अब इस लिखने के वक्त वो विचारधारा का निर्णय लेगा, फिर विचारधारा घर जाएगा, विचारधारा देखेगा खैनी लगा के सोफा सेट पर बैठा है, पूछेगा हे विचारधारा क्या करे, कहेगा क्या बात है रे नीलोत्पल, ऐसा ऐसा सीन लिखे, अरे ये तो फलना विचारधारा का निषेध हो जाएगा, तुम कैसे ये सब लिख सकते हो? तो हम विचारधारा से पूछ के उपन्यास लिखेंगे तो हम लेखक हो पाएंगे? अब वो जो, ये तो आप एक प्रसंग बताए, दूसरा प्रसंग है कि वो उसमें शेखर आता है पढ़ के, तो जो है कि वो अपनी माँ खाना खिला रही होती है उसको, तो अपने बाप को कहता है कि यही तो सदियों से होता आया है, हमने औरतों को रसोई घर में कैद रखा है। तो उसको बाप कहता है अरे शांत रह रे, ये खाली औरत नहीं है, माँ भी है। तुम आए हो 8 महीना में, तो उसका मन है कि वो गरम गरम कचौड़ी छाक के तुमको खिलाए, इसलिए 2 कचौड़ी रखती है, फिर दौड़ के जाती है, फिर बेलती है कि ठंडा ना हो जाए, फिर ला के देती है। तो तुम उसके प्रेम को रसोई खाने में कैदी बना रहे हो कि तुम खा ले रहे हो, पुरुष हो तुम। अगर बेटी भी आती रहे तो इतना ही गरम दौड़ के वो बनाती, लेकिन तुम्हारा विचारधारा उसको स्त्री मानता है। हम उसको पत्नी भी मान रहे हैं, उसको माँ भी है। जब तुम नहीं रहते तो हम लोग दोनों प्राणी एक साथ खाते हैं, तुम ज्ञान दे रहे हो। तो ये बात है। तो अब विचारधारा से पूछेंगे तो विचारधारा कहेगा, विचारधारा के पास जाएंगे तो सिगरेट पीता हुआ, गांजा पीता हुआ मिलेगा। ये दोनों विचारधारा अलग अलग आइटम पीता है ना, वो खैनी खाता है जो पहला विचारधारा था, ये आपको मिलेगा सिगरेट पीता हुआ, सोफा पर बैठा हुआ। वो वाला विचारधारा चौकी पर बैठ के खैनी खा रहा था, जिससे हम पूछने गए थे। ये वाला सोफा बैठा रहेगा, जीन्स महंगा रहेगा, कुर्ता सस्ता रहेगा, नीचे जारा पहना रहेगा, हड्डी से जर्जर रहेगा, ऊपर जो है खादी पहना रहेगा। अब इससे पूछेंगे सर क्या करे, वो सीन लिख रहे हैं, उसमें जो लड़का जो है हमारा आया है पढ़ लिख के, अम्मा से खाना बनवा रहा है, कहेगा कि रोको उसको, तुम ऐसा करो, लड़का को बोलो आटा साने। आपको बहुत कन्विंसिंग लगेगा, हाँ यार, लेकिन वो घर है, उसको मैं विचारधारा से कैसे डिस्क्राइब करके उस सीन को मैं बनाऊंगा? तो ये जो बात है, इसलिए मैं कहता हूं विचारधारा से पूछ के लेखक अब लिखनेगा तो हमेशा एक विचारधारा का लठेत कहलाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, समाज में जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार सिंपोजियम में भी जब हम जाते हैं, तो इस तरह की उम्मीद हमसे पाली जाती है कि भाई आपका कोई भाव होगा, आपकी कोई विचारधारा होगी, आपका कोई वाद होगा। अगर आपकी विचारधारा नहीं है तो आपका व्यक्तित्व नहीं है। अगर आपके व्यक्तित्व में विचारधारा की बुनियाद नहीं है तो आप मान करके चलें कि आप बहुत हल्के इंसान हैं। यानी बिना विचारधारा के शख्स को ऐसा अपराध बोध से ग्रसित कर दिया जाता है कि कितने बड़े अपराधी होकर के तुम समाज के बीच में आए हो। बिना विचारधारा के व्यक्तित्व नहीं होता। इस लीक को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में। बहुत मुश्किल है। इस नौटंकी के बीच में एक नाटक कंपनी आपको पकड़ना होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, किसी भी नाटक कंपनी का आपको पात्र होना होगा, उसके तरफ से हारमोनियम लेके गाना गाइए आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक लेखक के तौर पे मैं ये नहीं करूँगा किसी कीमत पर। और मैं जानता हूँ मुख्य धारा का हिंदी एक विचारधारा का है, उसमें 2 विचारधारा है मुख्य धारा की जो हिंदी है। ये लोग हमको अछूत बोलती है। पहले मैं बोलता था हम लोग को अछूत बोलती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अब कहाँ हमको, वो अब हम ही को बोलती है, हमको आइडिया है ना। क्योंकि वो मेरे किताब को उठाने से पहले तय कर लेती है कि ये चूंकि किसी खेमा से नहीं तो इसको हम क्यों पढ़ेंगे। ये न मेरे खेमा का कुछ लिखा होगा न उसका खेमा से है, तो क्या कर पढ़ेंगे। लेकिन मुझे पता है कि इसी देश में विचारवान युवा भी हैं जो किसी विचारधारा की खेमेबंदी में अभी नहीं है, उसकी बहुत बड़ी संख्या है। अगर विचारधारा की खेमेबंदी में युवा होता तो सरकारें नहीं बदलती। लेकिन हर ताकतवर सरकार को भी चुनौती मिल रही है। इसका मतलब है कि वोट चेंज होता है ना, मत चेंज हो रहा है, यानी लठैत नहीं है बूथ पर खाली। अभी भी युवा अपनी और जो जनता है अपनी सम्मति का प्रयोग इसका मतलब कर रही है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो जब इतना ताकतवर प्रेरणा मेरे पीछे खड़ा है तो हमको 10 किताब बेचने के लिए किसी खेमेबंदी में क्यों जाना है? बहुत पाठक रखा हुआ है इस इंटरनेट पर का जो युवा है ना, यही सब तो हम लोग को जिंदा रखा है। ये लोग बता देता है कि लेखक लिखो हमरे लिए, तुम्हारे किताब का प्रमाण पत्र किसी एकेडमी से नहीं आएगा, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से नहीं आएगा, हम लोग तुम्हारी किताब पर मुहर लगाएंगे, तुमने हमारी बेचैनी लिखी है। तो हम उसके भरोसे लिखते हैं कि हमको कोई झंडा डंडा फंडा से डर ही नहीं लगता है इस मामले में। हम नाटक कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे, हमको करना अपना नौटंकी कंपनी बनावेंगे हम भी, हम नहीं ज्वाइन करेंगे ये कोई भी कंपनी, और तब हम लिख भी नहीं पाएंगे।
संभव ही नहीं। यानी मान करके ये चला जाए कि आगे आने वाले दिनों में कभी ऐसी भी नौबत नहीं आएगी कि अपने सम्मान या पुरस्कार वापस कर रहे हैं, कभी ना, ऐसी भी नौबत नहीं ये सब आएगी नौटंकी कि का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कभी ऐसी भी नौबत नहीं आएगी कि स्टेज से किसी वाद या विचारधारा की आप पुकार लगाएं। और इस बीच आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और मैं अपने इस इंटरव्यू को वो घिसे पिटे तरीके से लेकर के चलना भी नहीं चाहता था, और जिस तरह से ये चल रहा है इंटरव्यू, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रेरणा। अमूमन क्या होता है ना कि बड़ी शख्सियत से लोग सबसे पहला सवाल यही करते हैं, प्रेरित कैसे हुए, प्रेरणा कहाँ से आई। क्योंकि मैं पहले ये चाह रहा था कि खुद नीलोत्पल जी की शख्सियत को कम से कम मेरे व्यूअर समझने की कोशिश करें कि नीलोत्पल क्या है, इसीलिए मेरा पहला सवाल ये था। अब मैं वहां पर आ रहा हूं, नीलोत्पल को नीलोत्पल बनने की, नीलोत्पल को कवि उपन्यासकार बनने की प्रेरणा आखिरकार मिली कहाँ से, कलमकार बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या ये दुमका से मिली, क्या माता पिता से मिली, क्या यूपीएससी की तैयारी करते हुए मिली, क्या दिल्ली में मिली, और क्या आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, या फिर कहते हैं ना कि कीड़ा तो बचपन से ही था? नहीं, बचपन से तो ये सब नहीं था। बचपन में ये सब बहुत किसी को होता भी नहीं है। बचपन में हर आदमी डायरी उरी लिखता है। ये सब तो जब बड़ा बन जाता है तो कहानी बनाता है नकली एक। इसका अलग स्क्रिप्ट राइटर होता है कि मैं किस तरह से कोई कहानी बनाऊं जिससे मैं बताऊं कि मैं बचपन में सुपरमैन था, और मेरे वो सब कुछ नहीं था। साधारण जीवन, साधारण तरीका। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जब मैं लिखने पढ़ने लगा तो मुझे लगा मैं किताब लिखूंगा, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ और जो कुछ भी पढ़कर मैं सोच पाता हूँ, जो सामग्री मुझे सोचने के लिए मिलती है ईंधन के तौर पे, तो वो मुझे समाज को और देखने का नजरिया देने लगी, विश्लेषण करने का अभ्यास आने लगा। तो मुझे लगा कि समाज पे लिखना चाहिए, तब मैंने लिखना शुरू किया यूपीएससी की तैयारी के दौरान। अच्छा, चूंकि अब इंटरव्यू के लगभग अंतिम हिस्से की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, और थोड़ा सा आपको मैं व्यक्तिगत तरीके से भी छूंगा, हालांकि बीच बीच में मैंने छूने की कोशिश की है। इससे पहले कि मैं आपको व्यक्तिगत तरीके से छूं, आपसे और कुछ व्यक्तिगत सवाल करूं, कुछ मेरे व्यूअर्स ये हैं जो ये कहते हैं कि औघड़ का वो गीत एक बार आपके कंठ से अगर सुनने को मिल जाएगा, व्यूअर फिर मैं जो है आगे आपके, इनको बताइए कि हम पैसा ले कविता सुनाते हैं, मेरा सब धंधुए खत्म हो अगली जाएगा। अगली बार से याद रखिएगा कि बिना पैसों के मुझसे बात नहीं करनी है पांच तो आपको। सुना दिए हैं, अब ये लोग यूट्यूब पर सुने तो व्यूअरशिप बढ़ेगा। अगर दो और जो है कि, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं कि पैसा देख सुनो। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसके बाद में अगर आपकी कोई डिमांड होती है तो पैसे के साथ में ही आप डिमांड क्योंकि कीजिएगा। नहीं, कवि सम्मेलन करवाएं, कवि सम्मेलन करवाएं। और ये बात इतना खुल करके कहने वाली शख्सियत बहुत कम मिलती है। चलिए एक काम करते हैं। क्योंकि हिंदी में मान लीजिए हम खाली ज्ञान दें और यही हिंदी रोटी नहीं देगी, फिर हिंदी पर आरोप लगे, हिंदी में लिख के क्या मिलेगा? अरे मिलता है, लोग ओझरा जाता है। हिंदी में जो है आदमी, लेखक बहुत छोटा छोटा चीज में संतुष्ट हो रहा है बेचारा। ठीक कह रहा है। और फिर यही बोलेगा कि किसी एक दो आदमी का नाम लेके बोलेगा हिंदी बहुत प्रगति कर रही है। सब करें ना, तो इसीलिए हम जो है आपको गमछा बोले उसका अलग दाम लेते हैं, कविता का दाम लेते हैं, है ना। तो ये सब हम एकदम पैसा लेके सुनाने का हम तय कर लिया। हमको मन भी नहीं लग रहा है कविता गाने में, हम इधर गा रहे हैं, छाती में हमारा बहुत खराब टाइप का लग रहा है। अच्छा, मन हदमदा रहा है अच्छा, कि आपके छाती को थोड़ा सा हल्का करने के लिए दिल की बात तो कर सकता हूँ ना। हाँ, वो आप दिल की बात कर लेता हूँ। और जब दिल की बात होती है तो दिल तक भी पहुंचनी चाहिए, और जब दिल तक पहुंचने की बात होती है तो जीवन साथी की बात होती है। एक कवि की एक अव्वल दर्जे के पुलिस वाले के साथ में शादी हो जाना, ये आपकी खुशकिस्मती थी या उनकी बदकिस्मती? ये सब जीवन का अंत में समझा जाएगा। अभी तो चलती यात्रा में हिसाब करना ठीक नहीं। चलता गाड़ी में आप लिखिएगा ना तो कॉपी गिर जाएगा, कलम गिर जाएगा। हिसाब करता है आदमी घर पहुंच के। तो जो है वैवाहिक जीवन चलता गाड़ी है, जब तक चल रहा है चलाते रहना है। जीवन के आखिरी में बैठ के पूछेंगे तुमको कितना नुकसान हुआ, हमको कितना फायदा हुआ, या तुमको कितना फायदा हुआ, हमको कितना नुकसान हुआ। अभी बीच यात्रा में सब हिसाब करने पर जो भी भागफल निकलेगा उसका असर पड़ता है जीवन पर। इसलिए हिसाब एकदम आखिरी दिनों में। तो मैम आपकी कविताएं पसंद करती हैं? हाँ, वो तो प्रशंसक है ही। प्रशंसा से ज्यादा है कि प्रोत्साहन। अच्छा। अगर आपको आपका साथी प्रोत्साहित नहीं करेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है ना। जब आपको घरे में सब बोलेगा तुम तो ये काम में गलत है, हिंदी का लेखक क्या करेगा, तो आप तो भाई हतोत्साहित हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है प्रोत्साहन। लिखना चाहिए और लिखिए, अगर वो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मैम को आपसे ज्यादा प्यार है या आपकी रचनाओं से? ये तो जब उनसे पूछ सकते हैं, उनका बात हम कैसे बोलेंगे।
अमूमन इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आजकल आपने सुना होगा, बड़ा ट्रेंड सा चला हुआ है, एक रैपिड फायर राउंड जैसी चीज होती है अंत में, और छोटे छोटे सवाल होते हैं, छोटे जिसमें छोटे, बिना सोचे बोलना है, फंस जिनमें जाना है। बिना सोचे बोलना है। हाँ, और मैं फंस जाना फंसने है। वाली किसी भी तरह की बात नहीं करूंगा, और हाँ। ये भी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ तुरंत ही नहीं, आप नहीं। रैपिड फायर में जवाब दें। अपने जवाब के लिए आप साथ ही कम से कम एक वाक्य, दो वाक्य रख सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं कवि से बात कर रहा हूँ, बड़े उपन्यासकार से बात कर रहा हूँ। विद्यापति या कबीर, और क्यों? नहीं, दोनों का बहुत महत्व है। विद्यापति कबीर में चुनने की बात हो तो एक विद्यार्थी को दोनों को पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए। विद्यापति को पढ़ने के बाद आप अपने संस्कृति के प्रति सचेत होते हैं, उसका सौंदर्य भी देखते हैं, अध्यात्म चेतना से आप समृद्ध होते हैं। और कबीर को पढ़ने के बाद आप ये देखते हैं कि अध्यात्म, संस्कृति और धर्म के नाम पर अगर तुमको कोई बरगलाए तो उससे सावधान भी रहना है। तो विद्यापति और कबीर दोनों आपके लिए अनिवार्य हैं। प्रेमचंद या रेणु, क्यों? प्रेमचंद, रेणु, आपने ऐसा युग बनाया है कि वो बिल्कुल अनिवार्य है मेरे लिए। प्रेमचंद और रेणु दोनों मेरे लिए गाइड बुक हैं। हम्म, प्रेमचंद नहीं आए होते हिंदी साहित्य में तो कितना कठिन हो जाता कि प्रेमचंद की धारा पर लिखने वाले को कहा जा रहा है कि मुख्य धारा का साहित्य ये नहीं है। रेणु को तो यूपीएससी के सिलेबस में आ गए इसलिए लेखक मान रहा है लोग। महिला चलो किताबें नहीं मानता था, ये दिल्ली वाला, ठीक है ना। तो हम लोग को तो प्रेमचंद का बदला लेना है रे, रेणु का लेना है रे, नागार्जुन का लेना है। हम लोग तो हिंदी के फैजल खां हैं, सबका बदला लेगा रे। वर्तमान का सवाल होगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो हाँ, आ सकती है। शैलेश लोढ़ा या डॉक्टर कुमार विश्वास, किस चीज में? उनकी विधा में, आपकी पसंद में? नहीं, जो है कि शैलेश लोढ़ा जी का जो है कि टीवी पर भी उनका अपने उनकी मौजूदगी है, जी। तो एक अभिनेता के तौर पे उनकी पहचान और बड़ी पहचान है। कविता के मंच पर भी वो प्रभावी हैं। कुमार जी की भी दो पहचान है, एक कवि की पहचान है, दूसरा है कथावाचक की पहचान है। तो बिल्कुल दोनों का रास्ता, एक जगह तो एक मंच पे दोनों प्रभावी हैं, दूसरा कथावाचक के तौर पे बहुत लोकप्रिय है, वो अभिनेता के तौर पे बहुत लोकप्रिय है। बचपन का सोनू या आज का नीलोत्पल? नहीं, सोनू बीत गया, नीलोत्पल चल रहा है, देखते हैं। अगर सोनू बीत गया तो फिर नीलोत्पल का औघड़ रहना, नीलोत्पल के डार्क हॉर्स में, या नीलोत्पल जिस एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया ना, नीलोत्पल के नॉस्टैल्जिया में सोनू लेकिन आज भी जिंदा है। आप ये तो नहीं, वो शायद तो कहना ही नहीं चाहिए कि सोनू बीत गया, क्योंकि नहीं, सोनू नहीं, अगर बीता तो शायद नीलोत्पल ये नहीं कहेंगे कि वापस चली चला की बेला आ चुकी है। ये हर किसी को समझना चाहिए। नहीं, नहीं, बस वो सोनू तो बीत ही गया, क्योंकि बीतना बुरा नहीं है। नहीं बीतेगा तो अब ठहर जाएंगे ना, कैसे नहीं बीतेगा कुछ। गांधी या जेपी? गांधी, गांधी, गीता गांधी या श्री रामचरितमानस? नहीं, वो है कि ये वो दोनों की अनिवार्यता है। आप मानस और गीता में यही है कि गीता आपको राजनीति के प्रति सचेत करती है और रामायण मानस आपको समाज के प्रति सचेत करता है, और समाज, राजनीति समाज का हिस्सा है। तो आप दोनों को अलग करके कैसे देख सकते हैं? औघड़ या डार्क हॉर्स? औघड़, मेरा पसंदीदा किताब औघड़ है। औघड़ हम नहीं लिखते तो मेरा लेखक मर जाता मेरे भीतर का। मुखर्जी नगर या दुमका? नहीं, मुखर्जी नगर ने मुझे बहुत समृद्ध किया। अंत में कोई एक संदेश देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? अपने को यूथ बूथ पे खर्च न करे। नीलोत्पल अगर ये कहते हैं कि यूथ अपने आप को बूथ पर खर्च ना करे, तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि आप अपने आप को अंदर झांक करके पहचानने, समझने, जानने की कोशिश कीजिए। जानते हैं दोस्तों, मेरे जैसे एंकर्स, यूट्यूबर या पॉडकास्टर बहुत से इंटरव्यूज करते हैं। जब राजनेता सामने होते हैं तो इस तरह की कोशिश होती है कि सवालों के जरिए बखिया उधेड़ ली जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है जहां पर विवादित शख्सियत सामने होती है, लेकिन जब नीलोत्पल जी जैसा कोई होता है ना, सादगी पसंद, सरल, सहज, और ये कहने में मुझे ज़रा भी गुरेज नहीं है, पिछले 3 महीने में कई बार ऐसा हुआ कि ये इंटरव्यू होना था, और आज की तारीख में इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे खुद ही कहा कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, और वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली में हम साथ में बैठ करके इंटरव्यू करेंगे। और अगर नीलोत्पल आपसे ये कहते हैं ना कि वाद में ना पड़ें, अगर नीलोत्पल आपसे ये कहते हैं कि विचारधारा के ड्रामे में ना पड़ें,
इसका मतलब यह है कि आपको आज की तारीख में, अंग्रेजी में अगर आप समझें, रियलिस्टिक होने की जरूरत है। युवा को अपने आंधी को समझने की जरूरत है। और जब भाषा की बात आए तो आप भाषा की समझ कम है या ज्यादा ये मायने नहीं रखता, भाषाई शुचिता बहुत ज्यादा मायने रखती है। वाक्य विन्यास ठीक है, अलंकार ठीक है, नहीं भी ठीक है तो भी चलेगा, लेकिन आप भाषा की शुचिता को समझें, तभी आप उसके साथ दिल लगा पाएंगे और तभी आप नीलोत्पल जैसों के आदर्शों पर चल पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आदर्श हमेशा ही समकालीन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेशकीमती समय के लिए। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और कुछ बातें जो मैं सच में अपने समय के अपने साथियों से कहना चाहता था, मुझे अच्छा लगा कि उसका बहुत हिस्सा मैं कह पाया। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाइनरी में बांट के मत देखिए, रंग और विचारधारा के। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि विचारधारा का महल ढह चुका है हम्म। और विचारधारा का विराट वृक्ष भी सूख चुका है। कहाँ लगाओगे झूला? सो मत सूखी डाल पर झूला डालो, विचारवान बनो। कौन किसको विचारधारा के तौर पे आदर्श मानते हो? किस पर भरोसा करोगे कि ये इसी राह पर चलेगा? झोला धरता है, तुरंत निकल लेता है। तुम झोलवा में जो उसका सामान है पुरन का, उसी फिर कहते कर कि यही सब छोड़ के गए, कहे कि उसी झोलवा में वाला पुराना वाला विचारधारा है भतीजा, तुम अभी रखना, फिर तुमको जब मौका लगे तुम भी झोलवा धर के तुम भी दूसरे पे निकल लेना। कितना दिन तक झोला लेके ढोइएगा? तो ये लोग झोला थमा के अपने निकल लेते हैं। इस झोले को हल्का ही करके रखें। और रवायत ये कहती है कि अंत में मैं कहूं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, प्यार दें, प्यार बांटें। इस वीडियो के जरिए कम से कम कुछ सकारात्मक फैलाने की कोशिश करें। और राष्ट्रवादी राशिद के इस मंच पर इस वादे के साथ कि अगली बार एक और खूबसूरत शख्सियत होगी, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।